आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स का सिलेबस। ठीक है, ऑप्टिक्स को ऐसे ऑप्टिक्स तो है, उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर आता है। पर ऑप्टिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर आपका जितना भी मिरर वाला पार्ट है उसको हम लोग एक पार्ट में पढ़ेंगे पूरा। ये मिरर मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन आज नहीं पढ़ेंगे, आज यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ज़्यादा क्लासेस नहीं लगना, बहुत कम क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्या, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है और इसके दो मेन ब्रांच क्या है। ठीक है, तो कहता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स से जो डील करता है किसके बारे में, स्टडी ऑफ स्टडी स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब क्या, लाइट का नेचर क्या है, लाइट कैसे प्रोपोगेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इसके दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक बात है, ओके, सब कुछ जानता है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चला आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट किसी सरफेस पे जाकर टकराएगा, टकरा के वापस उसी मीडियम में चला आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे होता क्या है कि जब किसी सरफेस पे लाइट गिरता है, मान लीजिए कोई सरफेस है या कोई बॉडी है, इस पे लाइट इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो लाइट जो इंसिडेंट रेडिएशन है लाइट का ना, इंसिडेंट रेडिएशन, उसके 3 टुकड़े होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं। एक भाग तो क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एक भाग क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक भाग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कुछ लॉ फॉलो होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ क्या है कि देखिए, ये जो है आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये लाइट इंसिडेंट रे कहाँ के गिरा है, एक पॉइंट पर गिरा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर लाइट आकर गिरा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे लाइट आकर गिरा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। और यहाँ से टकरा के लाइट इधर चला गया, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर लाइट ये आगे गिरा है वहाँ पे हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल कहाँ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये फिगर आप ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, और एक लॉ क्या है, कहता है क्या, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल होता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये रे और ये रे क्या है, एक सेम प्लेन में लाई करता है। ये दो लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये जो दो लॉ है वो किसी तरह के सरफेस पे भी काम करता है। आप कैसा भी सरफेस ले लो, प्लेन सरफेस ले लो, कर्व सरफेस ले लो, जैसा भी सरफेस हो ये दोनों लॉ काम करेगा। ठीक बात है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं किसको, कि देखो जब किसी हॉलो स्फेयर को, ध्यान से, जब किसी हॉलो स्फेयर को, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हॉलो स्फेयर है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने हॉलो स्फेयर को क्या किया, हॉलो स्फेयर को काट लिया। ठीक है,
इस तरह से हॉलो स्फेयर को काट लिया, ठीक है। तो काटने के बाद क्या है, ये हॉलो स्फेयर दो भाग में बट गया। एक भाग जो है ये वाला, इधर वाला, और एक भाग ये वाला अलग होगा कि नहीं होगा। तो ये जो भाग अलग हुआ कटने के बाद, उसको अगर मैं रखूं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, नहीं, डिस्क के एंटीने की तरह इस तरह का दिखाई देगा। दोनों भाग, ये बड़ा वाला भाग है और एक छोटा वाला भाग है। छोटा वाला भाग कटने के बाद इस तरह का दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो अब ये तो क्या है, ये तो शीशा का टुकड़ा है बस, ठीक है, हॉलो स्फेयर था, उसमें से काट के ये टुकड़ा सिर्फ निकाला है। अब इस टुकड़े पे हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर का कोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सिल्वर का कोटिंग करेंगे। और सिल्वर का कोटिंग करने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम लोग अंदर में कोटिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग बाहर में कोटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का है, तो या हम इधर कोटिंग कर सकते हैं, या तो हम इधर कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग के आधार पर तय करेंगे कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स मिरर है। तो कहता है स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर। जो किससे बनता है, हॉलो स्फेयर से बनता है। तो उससे बनता है कॉनकेव मिरर, और एक बनता है कौन, कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं, a spherical mirror in which the outer bulge surface is silvered polished। मतलब क्या, कि मान लीजिए ये है, तो ये मान लीजिए कि इस तरह का शेप है, नहीं, इस तरह का शेप है जो काट के आपने निकाला है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आउटर बल्ज्ड सरफेस, आउटर बल्ज्ड सरफेस, ठीक है। और जो इधर वाला अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर पार्ट या बेंट इन पार्ट। ये अंदर वाला, इधर वाला पार्ट, ये इनर पार्ट कहलाएगा या फिर बेंट इन पार्ट कहलाएगा। तो अगर मैंने इसको सिल्वर कोटिंग कर दिया, बाहर वाले पार्ट को सिल्वर कोटिंग कर दिया, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तब रिफ्लेक्शन जो है अंदर टेक प्लेस होगा, यानी लाइट जो है अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होगा। तो जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिगर वगैरह बनाने के लिए हम लोग सीधा ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे इसको पॉलिश दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फिगर क्या है, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होता है पर ऐसा होगा, तब बनेगा वो क्या, कनकेव मिरर। तो लेकिन जो क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन का ये जो सिल्वर कोटिंग हुआ होता, वो सिल्वर कोटिंग कहाँ होता, अंदर वाले पार्ट पे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता, रिफ्लेक्शन होता बाहर, रिफ्लेक्शन होता बल्ज्ड आउट पार्ट पे, तब ये कहलाता कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन अगर गुफा के अंदर हुआ है, मतलब ये अंदर हुआ है, इसमें हुआ है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है तो कॉनकेव, और रिफ्लेक्शन उधर हुआ है तो कन्वेक्स। तो कन्वेक्स हम लोग बनाते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग कन्वेक्स बनाते हैं ऐसे ही, बस इसमें क्या करते हैं, ऐसे सिल्वर कोटिंग, तो कनकेव हो गया। कन्वेक्स बनाने के लिए ऐसे रखते हैं और इधर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, अंदर सिल्वर कोटिंग किया तो कन्वेक्स, बाहर सिल्वर कोटिंग किया तो कनकेव, ठीक है। तो दो तरह का मिरर होता है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, तो ये जो कटा हुआ पार्ट था, ठीक है, वही हमने यहाँ पे दिखाया है ना, कोई नया चीज़ नहीं दिखाया है। ये वो मिरर का पार्ट है, वो पूरा हॉलो स्फेयर था ना, पूरा हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर से हमने ये वाला पार्ट काट के निकाला है, ठीक है, ये वाला काट के पार्ट निकाला है। तो एक्चुअली कैसा होता होगा, वो इस तरह का होता होगा, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को दिखा नहीं रहे, ठीक है, पूरा स्फेयर था, उसमें से काट के निकाला। अब देखो ये तो कैसा है, ये भी तो सर्कल है ना, ये भी क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये पूरा स्फेयर है, पूरा खाली खोखला, ठीक है। तो कहता है क्या, देखो जो ये मिरर आपने लिया है, इस मिरर का जो ये मिड पॉइंट है, ये मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। जो मिरर का मिड पॉइंट है, ये हॉलो स्फेयर से जो काट के टुकड़ा लगा निकाला है, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा हॉलो स्फेयर था, इस हॉलो स्फेयर का जहाँ सेंटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक लाइन होगा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगा, दिख रहा है क्या, एक लाइन आपको दिख रहा होगा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे मिला रहा होगा। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सब कोई जानता है, 10th क्लास पास करके आए हुए हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं, देख लीजिए। तो क्या इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखो ध्यान से, ये आपका सिल्वर सरफेस है, यहाँ पे आपने क्या किया रहता है, सिल्वर कोटिंग किया रहता है, ये आपका सिल्वर सरफेस है, मैं कनकेव में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इस अंदर वाले पार्ट में होगा। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने ये जो सर्कल बना हुआ है कट के निकलने के बाद उसका हमने डायमीटर लिया, तो उस डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। तो आप जब क्वेश्चन पर बनाइएगा उसमें कभी कभी आपको बोलेगा कि जो मिरर है उसका अपर्चर छोटा है या अपर्चर बड़ा है। अपर्चर जब बड़ा बोलेगा समझिएगा कि ये जो रेडियस डायमीटर जो है, जो मिरर काट के निकाला गया है उसका डायमीटर जो है वो छोटा या बड़ा है। अपर्चर से मतलब ये है हमारा। ठीक है, अब सेंटर से इस मिरर तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ध्यान से, सेंटर से इस मिरर तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो लाइन क्या कहलाएगा, वो लाइन कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइन क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच में एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। तो ये कुछ मेन बातें हैं। एक एंगुलर अपर्चर भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये काट के निकाला है ना, ये काट के निकाला है, ये पूरा काट के आपने निकाला है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो जहाँ पर डायमीटर आपने यहाँ लिया है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर लिया है, तो इन दोनों पॉइंट को जब सेंटर से मिलाएंगे तो जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कुछ कुछ बातें आपको सबको पहले से पता है, क्या भाई मिरर होता है, रेडियस कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस होता है, तो ये आपको पहले से पता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट था वो है अपर्चर। लोगों को अपर्चर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अपर्चर किसको कहते हैं। अपर्चर बोलते हैं कि जो भी आपने मिरर स्फेयर से काट के बनाया है इस तरह का, इस मिरर का जो डायमीटर है, इस डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। अगर अपर्चर बोल रहा है छोटा है या डायमीटर छोटा है, अपर्चर बड़ा है या डायमीटर अपर्चर बड़ा है, डायमीटर बड़ा है। देखिए इसको और इसको, इसकी तुलना कीजिए, इसका अपर्चर क्या है, इसकी तुलना में क्या है, कम है। ठीक बात है, ओके। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है भाई प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारा पैरेलल बीम्स है, क्या कह रहा है, ए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू और appear to diverges from point F on the principal axis after reflection from the spherical mirror. This point is called principal focus of the mirror. A concave mirror has a real focus while convex mirror has a virtual focus. देखिए ध्यान से, ये एक रे, ठीक है, तो ये रे आया, कनकेव मिरर टकराया और टकरा के कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पे। जितने भी पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के सब कन्वर्ज कहाँ हो जाएंगे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, और जहाँ पे वो कन्वर्ज होंगे उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे या फोकस बोलेंगे, सिंपल। ये जाएगा टकरा के इसी पॉइंट पर चला आएगा। ठीक है, तो ये रियल फोकस है क्योंकि ये पॉइंट, ये सारे रे जो है रियली एक पॉइंट ए पर मिले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल फोकस बोलेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, ये देखो ये रह गया, पर ये तो कौन सा मिरर है, देखिए ये कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग मिरर क्या करेगा, सभी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। पर ये क्या है, ये है डाइवर्जिंग मिरर। क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये मिरर क्या करता है भाई, ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बहुत, ये रे आया, ये रे आया और यहाँ से टकरा के क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। ये रे भी आया और यहाँ से टकरा के क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। जितने भी रे, तो सीधा आया है, सीधा जा रहा है तो टकरा के वापस चला आएगा। देखो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिलने वाला है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है, आगे हम समझाएंगे। ये देखिए ये भी डाइवर्ज हो गया, ये भी क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो ये सारे रेज ऐसा अपीयर होगा आपको कि कहाँ से आ रहा है, एक ही पॉइंट से सारे डाइवर्ज रे एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, और वही पॉइंट क्या है, फोकस है। तो ये वर्चुअल फोकस है, ये अपीयर होता है। ठीक है, तो दो तरह का फोकस होता है, इसमें अगला रियल फोकस, इसमें कैसा, वर्चुअल फोकस। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ये ऐसा कोई पढ़ा हुआ है, ये सब रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अगला क्या है, अगला है फोकल प्लेन। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है भाई, समझा देता हूँ फोकल प्लेन क्या है। देखो मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कोई भी मिरर है, कनकेव है या फिर कन्वेक्स है, ठीक बात है, तो ये फोकस है। अगर मैं एक प्लेन लूँ, अगर मैं एक प्लेन लूँ और वो प्लेन कहाँ से पास हो रहा हो, फोकस से पास हो रहा हो, और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस वर्टिकल प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। कहता है क्या, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन।
व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर एट ए स्मॉल एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेड टू द पॉइंट इन द फोकल प्लेन। देख रहे हो, ये पैरेलल रेज है, पर ये पैरेलल रेज किसके पैरेलल नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये जो पैरेलल रे हैं, ये जो आ रहे हैं बहुत दूर से, ये कन्वर्ज होंगे, और कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट फोकल प्लेन में ही होगा। मतलब बहुत दूरी से, इनफाइनाइट दूरी से जितने भी रेज आएंगे, अगर पैरेलल रेज आएंगे तो कन्वर्ज कहाँ होंगे? फोकल प्लेन में ही कन्वर्ज होंगे। फोकस के, देखो देख रहे हो, फोकस भी किसमें है? फोकल प्लेन में ही है। फोकस भी कहाँ पर है? फोकल प्लेन में ही है। तो जितने रे पैरेलल होंगे और इनफाइनाइट से आएंगे, वो सारे कन्वर्ज होकर जिस प्लेन में मिलेंगे उस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन पर पासिंग थ्रू फोकस होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया फोकल प्लेन। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। देखिए, सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर ड्रॉन फ्रॉम इंसिडेंट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली बाय कन्वेंशन हम लोग जो भी कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, कोई भी मिरर ले, कनकेव मिरर ले या फिर कन्वेक्स मिरर ले, कोई भी मिरर ले, इन मिरर्स में क्या होता है? इन मिरर्स में क्या होता है कि हम लोग बाई कन्वेंशन ऐसा मानते हैं कि जो रे आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, वो लेफ्ट टू राइट ही आएगा। जो इंसिडेंट रे आएगा वो लेफ्ट टू राइट ही आएगा। तो ये पहला साइन कन्वेंशन हो गया। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या हो गया कि जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी वो डिस्टेंस कहाँ से नापी जाएगी? वो पोल से नापी जाएगी। जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी वो कहाँ से नापी जाएगी? पोल से नापी जाएगी। देख रहे हो, तो ये पॉइंट है पोल, जो भी डिस्टेंस नापा जाएगा इसी पोल से नापा जाएगा। उसके बाद ऑल डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। अब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैंने पोल से नापना है, तो मैंने पोल से इधर नापा कोई दूरी, तो ये जो दूरी मैंने नापा है वो इंसिडेंट रे के क्या है? डायरेक्शन में है कि ना? तो अगर कोई डिस्टेंस मैंने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापा है तो वो डिस्टेंस क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। पर मान लो ये पॉइंट बी है और ये मुझे दूरी नापना है, ये बी डैश का दूरी नापना है, तो ये जो दूरी मैंने नापना है वो किसके डायरेक्शन में नापा है? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापा है, तो ये दूरी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर मैं कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नाप रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं कोई हाइट नाप रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या होगा? निगेटिव होगा। वही बात सब लिखा हुआ, ऑल डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन निगेटिव। ठीक है, हाइट मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, हाइट मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये एक प्रूफ था, याद कीजिए क्या था प्रूफ? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। फिर से प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी याद रहेगा। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, 10th क्लास में सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इसे फोकस करने की जरूरत है नहीं। क्या बोल रहा है? देखिए ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया है? कॉनकेव मिरर में एक रे लिया हुआ है, और ये रे क्या है? ए बी रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे है। ठीक बात है, एक बात फिर से बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक बात है। ये बी पॉइंट क्या है? ये बी पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो चूंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या? इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, सब कोई जानता है जब पैरेलल रे आता है कनकेव मिरर पे आता है तो वो कहाँ से पास करता है? वो पास करता है पॉइंट फोकस से। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है? सुनो ध्यान से, देखो यार सुनो, देखो अगर कोई भी कर्व सरफेस है या कर्व मिरर है और उस पे किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला गया है
तो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा? वो परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। यानी एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कर्व सरफेस, एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कर्व सरफेस इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमें याद होना चाहिए। ओके, अब देखो, तो ये तो हमको मालूम चल गया कि ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब सोचना ध्यान से, क्या मेरा ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको नहीं दिख रहा? तो कहेगा सर दिख रहा है, ए बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। ओके, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है जो इस लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है इस तरह से। हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई लाइन काट रहा है, तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा और ये एंगल जो है इसको बराबर होगा। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल आई हुआ, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। तो आप देखो कि आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन? बी सी एफ दिख रहा है, ट्रायंगल बी सी एफ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ट्रायंगल जो बी सी एफ जो दिख रहा है उसमें एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल क्या है? आपस में बराबर है। हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ट्रायंगल बी सी एफ क्या है? बी सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल सकते हैं क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है? कैसे बोल सकते हैं भाई? क्योंकि इसमें दो एंगल क्या है? आपस में बराबर है। हम लोग जानते हैं द एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बोल सकते हैं ना क्या? एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नहीं, तो ये भाई क्या होगा? ये तो इसके बराबर है, तो चूंकि ये साइड इसके सामने है, आर के सामने है, और आई के सामने कौन है? ये साइड। तो ये सी एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो सी एफ इजिकल टू क्या? एफ बी। एक बात तो हमको ये मालूम चल गई कि सी एफ और एफ बी क्या है? आपस में बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा आप लोग को? ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, अब इसमें क्या है कि अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर बहुत ही छोटा है। जब अपर्चर छोटा है, ठीक है, तो जैसे कि ये जो आप दिख रहा है बड़ा इमेज, ये इतना बड़ा इमेज होगा नहीं, बहुत छोटा अपर्चर है, यानी पॉइंट बी और पॉइंट पी क्या होगा? बहुत ही क्लोज होगा। तो हम बोलेंगे सोचो छोटा अपर्चर है, बहुत छोटा, तो पॉइंट पी और पॉइंट बी क्या होगा? पॉइंट बी और पॉइंट बी बहुत ही क्लोज होगा एक दूसरे के, अपर्चर छोटा होने के कारण। तो हम बोलेंगे पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। ठीक है, तो बोलेंगे पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही आप लोग को? ठीक बात है। अब चूंकि दोनों ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एफ बी दूरी है वो एफ पी के क्या है? बराबर है। ये दूरी बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है। तो बोलेंगे एफ बी इज इक्वल टू क्या? एफ पी। ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखो फ्रॉम 1 and 2, सी एफ किसके बराबर? एफ बी के बराबर। और एफ बी किसके बराबर? एफ पी के बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख देंगे कि एफ बी सी एफ किसके बराबर है? सी एफ जो बराबर है वो एफ पी के बराबर निकला। ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो यार, सी पी क्या है? सी पी आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है आपका, देख रहे हो? ये सी पी क्या है? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, और ये एफ पी क्या है? वो है फोकल लेंथ। एफ पी क्या है? वो है फोकल लेंथ, वो है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीपी को क्या लिख सकते हैं? सीपी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी। तो हम सीपी को क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस एफ पी। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 सी एफ किसके बराबर है? एफ पी के बराबर है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? मैं सी एफ को हटा के एफ पी लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस क्या?
FP, ठीक है। तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 2FP, CP क्या हो जाएगा 2FP। तो CP क्या है, CP है रेडियस ऑफ कार्वेचर, और ये फोकल लेंथ, तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा R इजिकल टू क्या 2F। तो ये प्रूफ था जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे CBSE के एग्जाम में बहुत पूछने वाला नहीं है, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अरे आया नहीं आया, आप देखो इसको पीछे आप कर लोगे ना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलता हूं मैं आगे, ओके। ये अच्छा एक बात सुनो, आपको रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन याद है क्या? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा कि आपको रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन याद है कि नहीं, ठीक है। अगर 10th वाला सारा रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में होता है क्या कि मान लीजिए कि मेरे पास कॉनकेव मिरर के लिए समझ रहा हूं मैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, फटाफट समझते हैं, ये 10th क्लास में सब बच्चा पढ़ा होता है, उसको पता होता है, उसको याद होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ठीक है। तो एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है। तो सभी कोई जानते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा कोई रे तो कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा फोकस से, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ठीक है। इसका ठीक उल्टा, अगर रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गया, फोकस से गया है। इसका ठीक उल्टा, अगर रे कहाँ से आएगा, मैं इसको लाइट चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ, अगर ये रे फोकस से पास करता हुआ आया है तो टकरा के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? आपको याद होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से पास, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, देखिए ठीक है। आपको मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत, आपको पता है सब, ठीक है। कि अगर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं लिख दूं क्या, नहीं नहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, अब फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा एक रूल क्या कहता है, एक रूल कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, आप सोचो कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो मिरर पर जाके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले ही बताया है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो मिरर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जब वो कोई चीज मिरर पे परपेंडिकुलर गिरता है तो जैसे वो जाएगा वैसे ही लौट के आ जाएगा। तो 3 लॉ हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, उसके बाद अगर फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जैसे जाएगा वैसे ही लौट के चला आएगा। और एक लॉ हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे पोल पे जाता है, पोल पे इंसिडेंट करता है, तो अगर पोल पे इंसिडेंस करेगा तो क्या करेगा वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है लॉज ऑफ इमेज, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। आप सेम काम किसके लिए कर सकते हो, आप सेम काम जो है वो आप कर सकते हो कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। आप ये सेम काम किसके लिए कर सकते हो, ये सेम काम कर सकते हो कॉन्वेक्स के लिए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मान लो तो इसका तो फोकस इधर होगा, इसका फोकस भी इधर होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। दोनों जो होता है वो पॉजिटिव होता है उधर की तरफ, ठीक है। अब देखो मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो भैया ये तो फोकस पे जा नहीं सकता है ना, तो कैसा क्या होगा, आपको ऐसा अपीयर होगा कि रे कहाँ से आ रहा है, ये रे फोकस से आ रहा है, ठीक है। आपको ये अपीयर होगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कोई रे, अगर मान लो कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो टकरा के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। देखने वाला कहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसको ये रे कहाँ से लगेगा कि फोकस से आ रहा है। और अगर ऑब्जर्वर ने देखा कि रे ऐसे जा रहा है तो टकरा के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, लेट अज्यूम दैट दिस इज द रे, ठीक है, ये रे
ये कहाँ डायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड टूवर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो टकरा के कहाँ चला आएगा, वापस चला आएगा। तो एक रूल है। उसके बाद एक रूल क्या है, एक रूल है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई रे पोल पे गया तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर बनाएगा। क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये लॉ है आपका। ठीक है, कॉनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। ठीक है, अगर आप याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब तो इमेज फॉर्मेशन भी करना है, क्योंकि रिवीजन है तो फटाफट ये सब कर लेना चाहिए कि भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लो कि क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वो है कनकेव मिरर, और मैं इसके लिए इमेज फॉर्मेशन सीख रहा हूँ, है ना। तो कैसे करूँगा भाई, ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये मेरा हो गया फोकस, और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया मेरा फोकस, है ना, और ये हो गया मेरा पोल। ठीक है, अब सोचो, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई रे बहुत दूर से आ रहा है और क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो जानते हो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा, जैसे मैंने बताया था पिछले बार फोकल प्लेन की डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये दो रे है और दोनों क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, इनफाइनाइट दूरी से आ रहा है, इनफाइनाइट दूरी से आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो पोल पे गया है वो क्या होगा, वो तो आई इज इक्वल टू क्या बनाएगा, वो आई इज इक्वल टू आर बनाएगा ही बनाएगा। और सब कोई इस बात से हम लोग अवेयर हैं कि इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इसका इमेज बनना चाहिए फोकल प्लेन में। इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकल प्लेन में। तो ये देखो यार, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बने कटेगा यहाँ और कटेगा यहाँ, तो इसका इमेज जो बनेगा वो फोकल प्लेन में बनेगा, ये बना ए बी। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट जब रहेगा इनफाइनाइट में। बहुत सारे किताबों में ये दिया रहता है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। 10th वाला आपको याद है तो वो भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होगा भाई, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि रेज जो है वो बहुत दूर से पैरेलल आ रहा है। देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये रेज क्या है, ये रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो बहुत सारे रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। तो ये रेज जो पैरेलल आ रहे हैं वो सारे रेज कन्वर्ज होके कहाँ पहुँच जाएंगे, वो सारे रेज कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट पे पहुँच जाएंगे और इमेज जो है उसी पॉइंट पे बनेगा और वो पॉइंट जो है हमारा फोकस है। ठीक है, तो 10th क्लास में ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं कि भैया ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट जो है अपना फोकस है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो हमको लगता है आपको ये भी समझ में आता होगा, 10th क्लास वाला मामला है। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें लिखा हुआ देखिए कि भैया ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इन्फिनिटी, और इमेज का पोजीशन क्या है, एट फोकस। और इमेज कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, पॉइंटेड इन साइज, बहुत ही छोटा। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल। देखो यार, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब, बियॉन्ड सी हो तब, एट सी हो तब, बिटवीन सी एंड एफ हो तब, एट ऑफ तब, इन सब में जो बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है। सिर्फ एक केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में तभी इरेक्टेड एंड वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केसेस में क्या बनते हैं, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो फोकस का इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। ठीक है, अब बियॉन्ड सी वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, बियॉन्ड सी वाला। आइए देखो फटाफट जो है हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप देखो ये आपका हो गया फोकस, ये आपका पोल है, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस,
और ये हो गया आपका पोल। और अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अभी हमने ऑब्जेक्ट रखना है बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रे लेंगे। एक रे जो होगा वो क्या होगा, बहुत सारे रूल्स है ना, तो 3-4 रूल जो पढ़े हैं उसमें से एक हम लोग ले ले रहे हैं। क्या करते रहे, रे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो टकरा के कहाँ से पास करेगा, टकरा के फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो ये फोकस से पास कर गया, ओके। और दूसरा रूल कौन यूज कर लेते हैं, आप चाहो तो ये यूज कर लो। सेंटर ऑफ कार्वेचर से गया तो क्या होगा, जाएगा टकराएगा और लौट के वापस उसी पाथ पे चला जाएगा, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कटेगा। तो ये आपका ये आपका इमेज बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है। अगर मान लो आप ये रे नहीं चुनते, आप कहते नहीं यार सेंटर ऑफ कर्वेचर छोड़ो, पोल वाला लेते हैं कि रे कहाँ गया, पोल पे गया और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई इज इक्वल टू आर बनाएगा, फिर भी आपका यहीं पे कटता। आप कहते नहीं यार एक काम करो ना, ये क्यों ले रहा हूँ, मैं फोकस वाला ले लेता हूँ कि रे कहाँ से पास हुआ, फोकस से पास हुआ और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर भी ये रे यहीं से पास होता। सारे रूल्स का उपयोग कर लेते ना, फिर भी आपका इमेज कहाँ बनता, ए डैश बी डैश पे ही बनता। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में छोटा रियल और इन्वर्टेड ही बनता। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, एक मिनट। जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है वो बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे एट सी तो क्या होगा, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, आप पहले इसमें ना सब मार्क कर लो। हमेशा डायग्राम जो है एग्जाम में नाप के बनाओ, बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ, ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका सी। अभी आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, अभी आपको ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखो यार रे ले लो, क्या रे ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हो तो कहाँ से पास करता है भाई, वो पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, वो पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से, फोकस से। अगर आप एक रे ले लो कहाँ पे, पोल पे, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर बनाएगा। या आपने क्या ले लिया, आपने रे ले लिया कहाँ से, आपने रे ले लिया पोल से, सॉरी फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लग रहा है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लग रहा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है ना, बुरा लगता है। ठीक है, क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगा तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ कट रहा है, नहीं एक्चुअली ना इमेज बनेगा कहाँ, सी पे ही, गड़बड़ हो गया। इमेज कहाँ बनेगा, वो सी पर ही बनेगा, एक इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ इक्वल साइज का बनेगा। अरे यार, ठीक है थोड़ा इधर ये फोकस, यहाँ हाँ, इक्वल साइज का बनेगा। अगर ये ए बी है तो ये, अगर ए बी है तो ये ए बी डैश बनेगा और सारे रेज जो हैं उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये लिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट सी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट सी, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी, कैसा बन रहा है, सेम साइज का, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ होगा तो क्या बनेगा, ठीक है आपने पढ़ा होगा, बिटवीन सी एंड एफ होगा तो क्या बनेगा, ठीक है।
एक मिनट, सॉरी। है ना, एग्ज़ाम देखिए, चिंता मुझे सीबीएसई का नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के लिए अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। चिंता है अपने को बिहार बोर्ड का। ठीक है, आप लोग ठीक से पढ़िए, है ना। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फोकस पोल, ये हो गया आपका, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका, देखिए, तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका पी। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है, ऑब्जेक्ट रहने वाला है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, तो अगर मैं रे क्या लूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सबको पता है कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है। और अगर मैंने एक रे ले लिया कहाँ पे, ये पोल पे, तो आई इजिकल टू आर बनाते हुए जाएगा। ठीक है, कहीं इधर जाएगा और कहीं यहाँ कट जाएगा बियॉन्ड सी, और इमेज जो आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बियॉन्ड सी। ठीक है, ये ए बी, ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है इस ए बी ऑब्जेक्ट का, ऑब्वियसली बड़ा ही बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है। ठीक है, तो यही बात है, क्या है यहाँ पे कह रहा है क्या कि बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो क्या, बियॉन्ड सी इन लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल। जब फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इन लार्ज बनेगा। तो आइए वो भी बना के देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो देखिए ये बन रहा है, तो ये हो गया बी, ये आपका हो गया आपका फोकस, फोकस, और इधर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही है। तो अगर मेरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पोल पे ले जाऊं तो ये दोनों रे क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ओके, ये आई है और ये आर है, ये कहाँ जाएगा, टू इन्फिनिटी जाएगा। यानी जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा होगा, बहुत ही बड़ा बन रहा होगा। ठीक है, ओके, अब एक बच गया क्या, जब कहाँ होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर रखे हम लोग, सी और एफ के, सॉरी एफ और पी के बीच में। आइए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं हम लोग, एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो ये सॉरी, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठाया, हटाओ इसको, और ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाओ, सी और एफ के, सॉरी एफ और पी के बीच में। तो ये क्या हो गया, पैरेलल, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। और अगर मैं एक रे को पोल पे ले लूँ तो ये आई इजिकल टू आर बनाएगा। ठीक है, ये दोनों कभी मिलने वाला नहीं है, तो इसको भी और इसको भी दोनों को कहाँ करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, और जहाँ जाके मिल जाएगा वहीं पे वो इमेज बनाएगा वर्चुअल और इनलार्ज। ठीक है, तो यही तो आपका 6 केस आप लोग छोटे से क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज, इरेक्टेड एंड वर्चुअल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, स्फेरिकल एवरेशन क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं स्फेरिकल एवरेशन क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, द इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ इन लार्ज अपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट टू द फोकस एट सिंगल। मतलब क्या होता है ना, कि अगर अपर्चर बहुत बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, अपर्चर बहुत ही बड़ा हो जाए, तो ये जो मिरर है वो इतना कैपेबल नहीं हो पाता है कि वो सारे पैरेलल रेज को क्या करे,
एक ही पॉइंट पर ला सके। इसी इनएबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इनएबिलिटी को हम लोग बोलते हैं, इसी इनएबिलिटी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, ये सारा रे जो है दो एक से ज़्यादा फोकस हो जाता है, एक से ज़्यादा। देखो ये देखो, मान लो ये दोनों यहाँ आ गया, पर ये रे जो है यहाँ नहीं आ पाया, तो फोकस क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल एबरेशन के। एक मिरर जो है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि सभी रेज को एक ही पॉइंट पर ला सके। ठीक है, अच्छा ये देखो, सुनो, इसमें दो फोकस हो गया, लेकिन ये कब होगा? जब वो लार्ज अपर्चर का होगा। तो आपको मालूम करना है कि स्फेरिकल एबरेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है, और नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या कारण है इसका। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप याद कर लो। फिर क्या है? यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आप याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम मैं करूँगा, मैं आपको कुछ प्रूफ पढ़ाऊंगा। प्रूफ क्या पढ़ाऊंगा? प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? तो मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इट इज अ इक्वेशन विच establish 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 relation between object distance ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? यू से, कॉमा इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? भी से, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। और हमें क्या करना है? हमें इसी फॉर्मूला को प्रूफ करना है। तो एग्जाम में आपसे मिरर फॉर्मूला पूछ दे तो यही लिखिएगा क्या होता है। अब इसका प्रूफ देखिए, इसके लिए एक्चुअली प्रूफ कितने हैं? इसके लिए प्रूफ है 3। ऐसे फॉर्मूला तो एक ही है, तो प्रूफ अलग अलग क्यों है? अलग अलग केसेस में सीबीएसई में पूछता है, बिहार बोर्ड में तो कोई भी एक याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कॉनकेव वाला ही बिहार बोर्ड के लिए याद कर लीजिएगा। तो हम कर रहे हैं क्या? प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर when formed image is real, formed image is real। मतलब ये जो प्रूव करना है हमको, मिरर फॉर्मूला किसके लिए करना है? कनकेव मिरर के लिए करना है। कब करना है? जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा हो? वो इमेज जब रियल बन रहा हो तब करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या किया, पहले एक कॉनकेव मिरर बना लो। तो हमने क्या किया, पहले एक कॉनकेव मिरर बनाना चाह। जब एक कॉनकेव मिरर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसमें रियल इमेज फॉर्म कराएंगे, और रियल इमेज फॉर्म करा के उसके लिए मिरर फॉर्मूला का प्रूफ कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया, सॉरी यहाँ देखो, तो नाप के हम इसलिए बनाते हैं कि डायग्राम थोड़ा करेक्ट बने, और कुछ बात नहीं है। तो ये आपका पोल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करने के लिए यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया पोल। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम तो खत्म कर देंगे एकदम, इस बार शनिवार से पहले खत्म कर देंगे, फ्राइडे को ही खत्म कर देंगे ऑप्टिक्स, चिंता करने वाली बात
नहीं, और विथ न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, और ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये पैरेलल रे हो गया। ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ले लिया, ये जाएगा और लौट के इधर से चला जाएगा। यानी कि देखो, इमेज कब बनता है, इमेज बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट होता है। आप ध्यान से देखना, यहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे था, एक जाके टकरा रहा था वो रिफ्लेक्टेड रे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। दो रिफ्लेक्टेड रे जब कटता है किसी पॉइंट पे, तो अगर रियली कट गया है तो वहाँ पर रियल इमेज बनाएगा, ये डैश बी डैश रियल इमेज हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैं एक और रे लेता हूँ, मैं एक और रे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दो रे से पहले काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि एक रे पोल पे आया है, तो ये भी यहीं से जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या बनाएगा, आई इज इक्वल टू आर बनाएगा, ठीक बात है। तो ये आपका फाइनली इमेज बन के तैयार हो गया। अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो प्रूफ में कुछ भी नहीं होता भाई, प्रूफ में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम बना ना, तो मैं डायग्राम यहाँ रख रहा हूँ। तो पहले तो अगर एग्जाम में जा रहे हो ना, तो आप क्या करो, पहले थोड़ा सा फिगर के बारे में लिखो, और लिखो कि लेट या कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखो, कंसीडर, एक मिनट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ क्या, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए बी है, प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, whose real inverted image a dash b dash is formed between क्या, between C and F as shown in figure, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ठीक है। अब यहां से लिखो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से आप देखो, इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये दिख रहा है एक ट्रायंगल, दिख रहा होगा ये ट्रायंगल। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, एक मिनट, ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। और एक और ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ये, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, सॉरी, ये ट्रायंगल है आपका वो ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे पता चल रहा है, ध्यान से फिगर देखो, मुझे लगता है समझ में आपको आ रहा होगा, अब नहीं ध्यान दोगे तभी समझ में नहीं आएगा। ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में इक्वल है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो ही जाएगा। नहीं तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर, अब वैसे रखना नहीं एग्जाम में, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। और सिमिलैरिटी में क्या होता है ना, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो सेम होता है, इक्वल होता है। यानी मैं देखो, ये ए बी एक साइड है, तो ए बी जो होगा, और ये साइड क्या है, ए डैश बी डैश, ये जो साइड है वो क्या है, बी सी, तो बी सी जो होगा, और इसका बेस क्या है, बी डैश सी, ओके। उसी तरह से ये हाइपोटेनस क्या है, ये हाइपोटेनस है ए सी, और इसका हाइपोटेनस क्या है, ए डैश सी। ये सब क्या होगा, इक्वल होगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो, और बेस और बेस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हमको हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, हमको तो दूरी से मतलब है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से नापते हैं ना,
यू भी, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया फोकल लेंथ, नहीं इससे मतलब हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कुछ काम करेंगे फटाफट, जैसे इस ट्रायंगल को हटाओ यहाँ से, इस ट्रायंगल का यहाँ कोई मकसद है नहीं, वो तो बस समझाने के लिए मैंने क्या किया था, उसको दिखाया था, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, तो ये सिमिलर है, तो मैंने कहा कि देखो यार, परपेंडिकुलर का रेशियो, तो मैंने कहा ए डैश बी डैश बाई ए बी। अब बेस का रेशियो, इसका बेस क्या है, बी डैश सी, और इसका रेशियो क्या है, बी सी। आप देखो, आपने इसका ए डैश बी डैश लिया तो इसी का बेस लिया है, ए डैश बी डैश बी सी बी डैश सी, इसका परपेंडिकुलर लिया तो इसी का बेस लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या लिया है, ए बी, तो उसका बेस लिया है बी सी। इस फिगर के बारे में मैं कुछ बातें और करना चाहता हूँ, ठीक है, यहीं पे कर लूँ, यहाँ कर लेता हूँ कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसके बारे में बात किया जाए तो P से लेके B तक सब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और चूंकि आपने दूरी जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापी है, तो दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा भाई, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस होगा पी बी डैश, देख रहे हो, पी से लेके बी डैश तक इमेज डिस्टेंस। तो ये दूरी भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी। और अगला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भाई P से लेके C तक, तो पी सी, ये क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये दूरी भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो माइनस आर, आप जानते हो आर इजिकल टू माइनस 2f, तो आप लिख सकते हो माइनस 2f। तो ये सारा जो है आपका डिस्टेंस लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यही 3 लिस्टेड डिस्टेंस है अपना, और मेरे पास ए डैश बी डैश बाई ए बी है, और बी डैश सी मेरे लिस्ट में नहीं है, देख लो मेरे लिस्ट में है पी बी डैश और पी सी, पर यहाँ पे क्या है, बी डैश सी, और नीचे क्या है, बी सी। तो मुझे सोचना है बी सी के बारे में, ठीक है, ध्यान देखना, मैं पहले सोच रहा हूँ बी डैश सी के बारे में। तो बी डैश सी जो लाइन है, ये बी डैश सी जो लाइन है, यहाँ दिख रहा है, शायद न दिख रहा हो आप लोग को, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे, इसलिए दिक्कत है। ये आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन बी डैश सी। तो इस लाइन में 2 छोर है, एक छोर है बी डैश और एक छोर है सी, 2 छोर है। तो मान लीजिए कि आपने शुरू किया ये दूरी नापना, तो ये दूरी क्या है भाई, ये दूरी P से लेके क्या है, बी डैश है ना, एक दूरी P से लेके कहाँ तक, बी डैश। इस लाइन का 2 छोर है, फिर से बोल रहा हूँ, इस लाइन का 2 छोर है, तो एक छोर हो गया P से लेके बी डैश, और एक छोर हो गया P से लेके C तक। अगर मैं ये जो PC लेंथ है, क्या है, PC, इसमें से मैं क्या घटा लूँ, ये बी डैश सी घटा लूँ, तो जो दूरी बचेगा वो बी डैश सी होगा। समझ में आ रहा है, पीसी डिस्टेंस में से, पीसी डिस्टेंस में से, पीसी डिस्टेंस में से पीबी डिस्टेंस घटा, पीबी डैश घटा लूँ, तो मुझे ये बच जाएगा, बी डैश सी बच जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ पीसी माइनस क्या, पीबी डैश, और पीसी भी मेरे लिस्ट का है और पीबी डैश भी मेरे लिस्ट का है, और बीसी, बीसी ये दूरी है। ये कैसे निकलेगा, अगर मैं पीबी में से, पीबी में से पीसी घटा लूँ तो मुझे ये दूरी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, पीबी, सॉरी पीबी यानी नहीं, पीबी, हाँ, मैं पीबी में से क्या घटा लूँ, पीबी में से पीसी घटा लूँ। आपने लिस्ट में देखो यार, तो पीसी क्या है भाई, पीसी है -2f, तो -2f। अच्छा पीबी डैश क्या है भाई, पीबी डैश ढूंढो, पीबी डैश क्या है, आप देखोगे पीबी डैश जो है वो माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। ओके, पीबी क्या है भाई, पीबी देखो, पीबी माइनस यू है तो माइनस यू, और पीसी क्या है, -2f, तो ये +2f, ये इक्वेशन हो गया। अब फिर देखो, फिर समझो, फिर क्या समझना है, फिर समझना ये है भाई कि ये एक और ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। पहले ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लिया था वो ट्रायंगल हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल जो है ये दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और मैं एक ट्रायंगल और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये आपको 2 ट्रायंगल फिर से दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी पी, और एक ट्रायंगल है कौन सा, ए डैश, ए डैश, यहाँ पे होगा बी डैश, दिख रहा है यहाँ पे बी डैश होगा, देखो बी डैश है, तो बी डैश चला गया नीचे, तो ए बी पी और ए डैश, बी डैश और पी, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये आई इजिकल टू क्या है, आर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया,
ठीक है, इसीलिए ध्यान से ये हटा दो यहाँ से, वो समझाने के लिए था भाई, ऐसा नहीं कि आप वहाँ भी रखने लगो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर क्या करोगे, लिखोगे ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, दोनों क्या ट्राइंगल सिमिलर है, तो फिर वही परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई क्या ए बी। ठीक है, और इसका बेस क्या है भाई, इसका बेस है पी बी डैश, पी बी डैश, और इसका बेस है पी बी। और आप देखोगे कि लिस्ट में दोनों है, पी बी डैश भी है और पी बी है, तो पी बी डैश जो है माइनस भी है और ये जो है वो माइनस यू है, तो कट गया। ये आपका इक्वेशन कौन हो गया, 2। तो आपके पास एक्चुअली दो इक्वेशन हो गए, तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्या कर दो, इक्वेट। तो एल एच एस ऑफ इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल। ठीक है, इक्वल, सो आर एच एस मस्ट बी इक्वल, आर एच एस मस्ट बी इक्वल, आर एच एस जरूर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, एल एच एस इक्वल है, एल एच एस देख रहे हो ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो अगर आर एच एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। आर एच एस क्या है भाई, आर एच एस है -2f प्लस भी बाई -u प्लस 2f विच वी इक्वल टू भी बाई क्या u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2uf प्लस यू भी माइनस यू भी प्लस 2vf, सबको एक तरफ ले आओ, तो -2uf प्लस यू भी माइनस 2vf इजिकल टू 0, ये हो जाएगा -2uf प्लस 2u भी प्लस 2vf इजिकल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, लिखो डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2uvf। तो ये जो -2uf है इसको 2uvf से डिवाइड करना है, प्लस ये जो 2uv है इसको 2uvf से डिवाइड करना है, और ये प्लस क्या है, प्लस है कि माइनस है भाई, माइनस होना चाहिए ना, ये ध्यान से, उधर माइनस था क्या, नहीं उधर प्लस था, तो इधर भी आगे क्या होगा, माइनस ही होगा ना। ठीक है, हाँ, तो माइनस क्या, फिर से यहाँ भी माइनस क्या, 2vf को किससे डिवाइड करो, 2uvf से, इज इक्वल टू 0 को भी डिवाइड करो 2uvf से। देखो यार, u से u कट गया, v से u कट गया, ये कट गया, तो बच गया माइनस क्या, ये बच गया -1/v। ओके, ये क्या कट गया, u भी से u भी, 2 से 2, तो ये बच गया +1/f। और देखो यार 2 से 2 कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, तो -1/u इजिकल टू क्या, 0। निगेटिव को उधर भेज दो, निगेटिव को जैसे उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव को उधर भेजते हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज आवर प्रूफ। तो इसमें कोई दिक्कत हो रही ना है, ये तो कोई भी प्रूफ कर सकता है। बिहार बोर्ड में तो आता ही है, सीबीएसई में भी आएगा, कहीं आ गया तो पूछ लिया तो 2-3 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ है, ऐसे तो बहुत सारे प्रूफ मैंने आपके नोट्स में कराए होंगे। ठीक है, तो आप बिहार बोर्ड वाले एक याद कर लेंगे ये वाला, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। बाकी दो प्रूफ हम आपको नोट्स में झांकिए, दो प्रूफ और है, दो फिगर और है, वो आपको मैं फिगर में आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप स्क्रीन पर दोनों फिगर देख के खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो मुझे फ़ोन करो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें और समझा दूं मैं आपको, एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन वो क्या होता है भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ क्या, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI/, क्या होता है, HO होता है। ठीक है, अब मेरे इस पर्टिकुलर फिगर में देखो,
एच आई जो है वो नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो नीचे की तरफ जो हाइट नापते हैं वो निगेटिव होता है, ऊपर की तरफ जो हाइट नापते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो मेरा समझ में आया भाई कि एच आई जो है नीचे की तरफ है ए डैश बी डैश है, और एच ओ जो है नीचे की तरफ है वो है ए बी है। अब देखो ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये मेरे पास जो है और भी इक्वेशन में आया हुआ है, उधर भी आया हुआ है ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये देख लो यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी इजिकल टू क्या, ये इक्वेशन आया हुआ है। और एक आपको आ रहा होगा ए डैश बी डैश बाई ए बी इजिकल टू बी बाई यू। तो ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन हो रहा है। तो ये ए डैश बी डैश बाई यू ए बी क्या है? ए डैश बी डैश बाई ए बी जो है वो भी बाई यू है। तो ये एम में आपका एक फॉर्मूला आ गया माइनस भी बाई यू। ठीक है, क्यों होता है आपको समझ में आया? देख मेरे भाई, अगर एम का मैग्नीट्यूड, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एम का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या है कि एच आई जो है इमेज का हाइट बड़ा है और ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है। अगर एम का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, और ये एक ही केस में हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? ऑब्जेक्ट रखा हो एट सी। ठीक है, और ये एम जो है अगर छोटा आ गया 1 से, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है? कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मेरा एम का वैल्यू निगेटिव आया, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। अगर एम का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आया तो ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, एक बात आपको मालूम होना चाहिए, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ठीक है ये भाई, ये क्या है भाई? सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज टू इमेज, एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है? रेशियो होता है। तो यहाँ ये सुपरफिशियल जो है ये लीनियर था, तो नॉर्मली उसमें एल वगैरह लिखने की जरूरत होती नहीं है, लोग नॉर्मली इसी क्वेश्चन आता है, पर सुपरफिशियल एमएस लिख रहे हैं। ये एरिया ऑफ इमेज बाई क्या होगा? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे आप सॉल्व कर लो। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और भी बातें हैं? हाँ, और भी बातें हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूले मैं और भी आपके लिए बनाना चाहता हूँ। जब बना ही रहा हूँ, ठीक से पढ़ा ही रहा हूँ, सब पढ़ लो। क्या होता है भाई? आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि 1/v प्लस 1/u जो होता है 1/f के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें से 1/v कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस v बाई यू इज इक्वल टू 1/f। तो 1 प्लस v बाई यू इज इक्वल टू क्या? v बाई एफ। ठीक है, तो माइनस v बाई 1 माइनस भी बाई एफ इजिकल टू माइनस भी बाई यू। तो एफ माइनस भी बाई एफ इजिकल टू माइनस भी बाई यू। चूंकि माइनस भी बाई यू इजिकल टू एम, नहीं, तो एम इजिकल टू क्या? एफ माइनस भी बाई एफ। दैट इज आवर अ फॉर्मूला विच गिव्स डायरेक्ट आंसर सम टाइप। ओके, अब देखो, जैसे मैंने इसको 1/v को कॉमन किया था, अगर मैं 1/u कॉमन करता तो ये u बाई भी प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f बचता, तो ये हो जाता u बाई भी प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ। तो 1 माइनस u बाई एफ, 1 माइनस u बाई एफ इज इक्वल टू माइनस u बाई भी, देन f माइनस u बाई एफ इज इक्वल टू माइनस u बाई भी। f बाई एफ माइनस u is equal to minus v by u, which is equal to m is equal to f by f minus u. That is our all relation. ठीक है, तो ये दो रिलेशन डायरेक्ट आप ले सकते हैं, काम आपके आ सकता है। ठीक है, अब आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं, बहुत हो गया न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, 10-12 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है। ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन इसमें से आता है नहीं। ठीक है, हाँ, इस लगता है स्टेबल हो गया। क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दो क्वेश्चन है, एक और दो, और दो कंडीशन है। एक बार ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और एक बार ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के फ्रंट पे। रेडियस ऑफ कार्वेचर जो, यानी पहला क्वेश्चन सुनो यार,
ये जो ऑब्जेक्ट जो है -10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ जो है -15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर है ना भाई, तो कॉनकेव मिरर में आपका देखो, अगर एफ जो है, ये फोकल लेंथ अगर 15 है, इधर है ना तो निगेटिव है, और तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पक्का -30 है। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है, -10 पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही -15 है, यानी कि फोकल जो होगा वो -7.5 होगा, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी फोकस, हाँ, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं, अब ये कहो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब रियल बनना है, और कहाँ बनना है, बियॉन्ड सी बनना है, सबको इसको पता होना चाहिए। तो आपको यू पता है, एफ पता है, तो आप भी निकाल सकते हो यार। तो फाइंड द पोजीशन नेचर एंड 1/v प्लस क्या 1/u इजिकल टू 1/f। ओके, तो 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। कभी भी साइन उसका मत अज्यूम कर लीजिए जो आपको पता नहीं है, ठीक है, जो पता है उसी का साइन अज्यूम कीजिए। तो 1/f कितना है, -1/15, और u कितना है माइनस, तो माइनस माइनस क्या 10, तो इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 30, तो ये हो गया आपको 2, ये हो गया आपका 3। ओके, ओ गलती 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 गलती, देखिए गलतियाँ तो आम है, मैं भी करता हूँ, ठीक है। फोकस 15 नहीं है भाई मेरे, फोकस -7.5 है, यानी कि कितना है फोकस 15/2, -15/2, ठीक है। आओ, तो भी की जगह पर 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u, 1/u। ओके, तो फोकस इजिकल टू माइनस, यानी कि -2 कितना 15, माइनस माइनस प्लस कितना, u का वैल्यू 10। ओके, तो एलसीएम इज 30, तो -4 + 3 -1/30, यानी v इजिकल टू -30। तो v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, निगेटिव आया, तो v निगेटिव आया इसका मतलब वर्चुअल है, रियल है मेरे भाई। v निगेटिव आएगा इसका मतलब हमेशा क्या होगा, रियल बनेगा। अच्छा m निकाल लो यार, m निकालो, देखो m इजिकल टू -v/u, ये होता है ना भाई। तो v का वैल्यू कितना है -30, और u अपना कितना है, u है अपना -10, तो -10, तो ये तो खत्म हो गया, तो -33 आया ना भाई। तो अभी तो बताया भाई, क्या बताया कि भैया मेरे m अगर क्या आएगा, m अगर मेरे क्वेश्चन में निगेटिव आएगा तो रियल बनेगा, और m का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो एच आई बड़ा होगा, एच ओ छोटा होगा। तो यही तो आपको यहाँ पे m निकाल के मालूम चला है। आपका m क्या आया है, आपका m आया है निगेटिव, निगेटिव आया है, यानी कि रियल इमेज बन रहा है। और m का मैग्नीट्यूड छोड़ो, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब साइन छोड़ दो, तो साइन छोड़ दिए तो किससे बड़ा है, 3 है ना भाई, तो 3 तो 1 से बड़ा ही है, तो यानी कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा होगा। उसी तरह सेम u कितना -5 लेके देखो, यहाँ पे u का वैल्यू क्या लिख के देखो, -5 लेके देखो, आपको क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो, क्लास में करवाया था कि देखो फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी। इफ़ यू शिट इन ए पार्क कार, आप पार्क कार में बैठे हुए हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने सड़क के नीचे किनारे क्या किया है, सड़क के किनारे कार लगा दिया है, और भाई साहब आप इस कार में यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है, सीट वगैरह पे, और आपका यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ये मिरर जो होता है पीछे देखने के लिए होता है, तो आपने देखा क्या कि एक जॉगर जो है वो दौड़ते हुए आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है, अब चूंकि कौन सा मिरर है उस पर डिपेंड करता है, आप जानते हैं कि इसमें कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कार्वेचर प्लस होता है, +2 मीटर दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ भी +1 मीटर होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि यू सिट इन अ पार्क कार, यू ग्लांस इन व्यू रियर व्यू मिरर, r इजिकल टू 2 मीटर, नोटिस जॉगर अप्रोचिंग, इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द इमेज, इमेज का स्पीड पूछ रहा है, जबकि जॉगर कितनी दूरी पर हो, पहले पहले क्वेश्चन में बोला 39 मीटर के दूरी पे हो, तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, देखो पढ़ाए थे आपको। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 39 मीटर की दूरी पे, पहले तो यही पे बात सुन लो, यानी u इजिकल टू क्या -39 मीटर, f इजिकल टू क्या +1 मीटर। तो आप 1 पहले कंडीशन में जब u क्या है 39, तो 1/v1 + 1/u1 इजिकल टू 1/f,
देन 1/v1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u1 विच इज इक्वल टू 1/1, और ये क्या है माइनस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/39, एलसीएम इज 39, ऊपर 40, तो v1 इज इक्वल टू 40/39, v1 इज इक्वल टू कितना 40/39, ऑब्वियसली क्या ठीक तो है, हाँ उल्टा लिख दिया भाई, v1 क्या होगा, v1 होगा v1 इज इक्वल टू उल्टे का ना, तो 39/40। अब सोचो 1 सेकेंड में क्या होगा आफ्टर 1 सेकेंड, सोचना आफ्टर 1 सेकेंड जॉगर थोड़ा आगे चला आया होगा, क्योंकि इसका स्पीड 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई जॉगर, कवर्ड बाई जॉगर जो होगा वो कितना होगा 5 मीटर इन 1 सेकेंड होगा। तो 5 मीटर आगे आ चुका है, अब ये दूरी 39 नहीं है, 39 में से 5 घटा लो 34 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 34 मीटर में निकालेंगे u मान के, ठीक है, तो u1 इजिकल टू कितना माइनस 34 सेंटीमीटर, तो u1 नहीं u2, तो 1/v2 प्लस 1 क्या u2 इजिकल टू 1/f, तो 1/v2 इजिकल टू क्या 1/f माइनस 1/u2, ये तो 1 ही है, तो 1 क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है भाई -34, तो क्या हो जाएगा +34, तो एलसीएम लो तो कितना हो जाता है 34, तो 34 + 1 तो दैट इज 35/34, तो भैया ये क्या हो जाएगा v2 इजिकल टू 34/35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ना दो इमेज का पोजीशन पता चल गया। अगर इमेज ने ऑब्जेक्ट ने ये 5 मीटर का दूरी तय किया है, तो आप मालूम कर सकते हो इमेज ने कितना दूरी तय किया है, ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो, आप अगर निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई इमेज अगर निकालना है, तो आप क्या करो v1 माइनस क्या कर लो v2, तो भाई v1 कितना है भाई, v1 जो है वो 39/40 है, 39/40 माइनस क्या 34/35, इसका एलसीएम निकालोगे तो 280 आएगा, हमको ज़्यादा लगता है, देखो तो 280 आएगा कि 180 आएगा भाई मेरे, मैं निकालूँ क्या, कहाँ निकालूँ, यहाँ निकालता हूँ, 40 और 35, हमको तो लगता है 5 से ही लगाना पड़ेगा, तो 8 पचे 40, 7 8 7 56 पचे 56 पचे 6 पचे 30, हाथ लगल 3 50 25 3 हाँ 280 आया भाई, ठीक है, तो ये 40 से 7 मरतबे, ठीक है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 39 माइनस 35 से कितना मरतबे 35 से 8 मरतबे, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 34, हमको लगता है इसको घटाने उठाने के बाद 1/280 मीटर आता है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड ऑफ इमेज सब कोई पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 120 और टाइम कितना लगा 1, तो ये आपका 1/280 मीटर पर सेकेंड आपका इमेज है। वैसे ही आप इसको चाहो तो 29 पे और 19 पे और 9 पे ट्राई करते रह सकते हो। तो ये आपका जो था क्वेश्चन था, ये मैंने क्लासरूम में आपको कराया था बहुत बढ़िया से, ठीक है, आइए और भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने में क्या जाता है, कहता है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर से 5-10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ओके। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज ऑफ नीडल, व्हाट हैपेंस टू साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल मूव फार्दर, हे भगवान बहुत दिक्कत तो नहीं है, ये जो क्या है ये एच आई दिया हुआ है क्या, नहीं एच ओ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एच ओ इजिकल टू क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच ओ इजिकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और u कितना दिया है -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, फोकल लेंथ भी आपको दिया हुआ है +40 सेंटीमीटर, तो आप लगाओ ना यार 1/v + 1/u इजिकल टू 1/f लगा लिया भाई, ठीक है। अच्छा, जितना आप मिरर के तरफ चलते हो उतना इमेज का साइज क्या होता है बड़ा होता है, जितना दूर जाते हो इमेज साइज क्या होता है छोटा होता है, हर एक मिरर में यही होता है, प्लेन मिरर को छोड़ के, ठीक है।
तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन आपके नोट्स में होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन मांग लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कल हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन खत्म, रिफ्लेक्शन खत्म। कल बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे 2 से 3 दिन में रिफ्रैक्शन खत्म है ना, 2-3 से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके।